नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नागेश सर फिजिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, यानी सापेक्ष विद्युतशीलता किसी माध्यम की क्या होती है। इसका एक और नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 6 में जो मैंने डिस्कस किया था परमिटिविटी पर, उसमें हमारे एक साथी बहुत ही शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होती है। तो चलिए उसके वीडियो रिलेटिव परमिटिविटी को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है। तो उन साथी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मिसिंग पॉइंट को याद दिलाया है, और मैं इसको आज कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिएगा डायमेंशन का मतलब क्या होता है, यानी बीमा किसे कहते हैं। तो पावर जो होती है, जो मैथमेटिक्स में हम किसी वेरिएबल पर पावर लगाते हैं ना, फिजिक्स में उसी का टेक्निकल नाम रख दिया गया है डायमेंशन या बीमा बोलते हैं उसको। जैसे एक्सेलरेशन है तो उसके हम जो यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर है लेंथ की यूनिट और सेकेंड है टाइम की यूनिट। तो इस पर जो पावर लगी हुई है यही कहलाएगी डायमेंशन। तो ये होती है बीमा। अब जैसे मान लीजिए हमको बीमा बतानी है किसकी, परमिटिविटी की, यानी जो परमिटिविटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो देखिएगा डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए हमको उसका फार्मूला पहले निकालना होगा। वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी हो या किसी मीडियम की परमिटिविटी हो, डायमेंशनल फार्मूला तो सबका एक ही होगा, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो SI यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी MKS पद्धति में जो मात्रक होगा वो हमको डायमेंशनल फार्मूला से प्राप्त होगा। और जो यूनिट होती है किसी भी भौतिक राशि की, जो यूनिट होती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती है। वो चाहे किसी मीडियम की परमिटिविटी हो, चाहे फ्री स्पेस की परमिटिविटी हो, वो सबकी सेम आएगी। तो यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन नॉट के लिए फार्मूला बनाना चाहें तो वो आएगा 1/4 पाई एफ और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फार्मूला। तो देखिएगा अगर हमको डायमेंशन निकालनी है, क्या निकालनी है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो चलिए इसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो होगा आप क्या देखिएगा, ये जो 1 है 1/4 पाई, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसकी डायमेंशन को हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब आते हैं ऊपर, ये जो Q1 है Q1 क्या है, चार्ज है। ये क्या है, चार्ज है। तो चार्ज की जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो होगा AT। क्या बनेगा, AT। कहाँ से बनेगा ये देखिएगा, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है Q/T। क्या होता है, Q/T। तो यहाँ से अगर हम Q का फार्मूला निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला निकालेंगे, तो I/T बनेगा। तो I/T जो है, यहाँ से अगर हम डायमेंशन लेंगे तो I है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल में A, और T है टाइम, तो टाइम का होता है कैपिटल T, और इसको बंद कर देंगे हम ब्रैकेट के अंदर। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड वाला Q2, वो भी चार्ज है तो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा। तो चलिए यहाँ हम रख देते हैं। तो AT Q1 का हो गया और AT Q2 का भी होगा, दोनों का सेम होगा।
फिर बट्टे में आ जाते हैं 4 पाई, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। एफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt की पावर -2। क्या होता है? mlt की पावर -2 इंटू, अब देखिएगा इधर क्या है, r है पर उसकी स्क्वायर है, तो चलिए पावर तो हम लगा देंगे। r होती क्या है? 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, और इसकी जो यूनिट बनेगी मीटर, यानी एक लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला होता है l। अब इस पर स्क्वायर है तो हम कर देंगे l स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी को थोड़ा हम सरल कर लेंगे, तो चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। तो जो सीक्वेंस होता है डायमेंशनल फार्मूला में ये जो सिंबल है MLT, तो उनको लिखने का जो सीक्वेंस होता है, पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं, फिर A लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे इसको। तो देखिएगा M यहाँ है और कहीं M नहीं दिख रहा है, नहीं तो उसकी पावर जुड़ती या घटती। तो M डिनोमिनेटर में है, इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा M इनवर्स। क्या बन जाएगा? M इनवर्स। फिर बारी आती है किसकी? L की। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ है L, उसकी पावर कितनी है? 1, और यहाँ है L स्क्वायर और मल्टीप्लाई हुआ है। अगर L का L स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा L क्यूब, जो कि होगा डिनोमिनेटर में। उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर क्या बन जाएगी? -3 बन जाएगी। फिर बारी आती है T की। तो दोस्तों देखिएगा, T को हम क्या करेंगे? T को पहले देखिए, नीचे जो है T ना, ऊपर T की पावर -2 है, और तो कहीं T नहीं दिख रहा है, और यहाँ T है, यहाँ T है, तो ये T में T का मल्टीप्लाई होगा, T स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला T जो है T की पावर -2, ये जाएगा तो T की पावर +2 बन जाएगा। यानी एक T स्क्वायर ऊपर पहले से बैठा हुआ है और ये भी जा करके उसी में शामिल हो जाएगा, तो T की पावर टोटल हो जाएगी 4। देख लीजिए फिर से, यहाँ जो T स्क्वायर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर 2 बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ ये एक T है और ये एक T है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो T स्क्वायर बनेगा। तो T स्क्वायर एक ऊपर पहले से था और ये भी गया उसी में ऐड हो गया, तो T की पावर कितनी बन गई? 4। तो इसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद देखिएगा, अब बारी आती है A की। तो A क्या है? स्क्वायर है, यहाँ पर 2 बार आया है तो A स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो याद कर लीजिएगा दोस्त, अपनी कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फार्मूला जो है एप्सिलॉन नॉट का, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्री स्पेस के स्थान पर कोई मीडियम आ जाएगा तो डायमेंशनल फार्मूला को प्रभावित करेगा। ये कोई भी मीडियम हो उसके लिए क्या है, ये डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका हम थोड़ा यूज देख लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला का हम यूज क्या करेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला का यूज MKS पद्धति में या SI यूनिट निकालने में प्रयोग आता है। तो अब इसका यहाँ से हम SI यूनिट की कैसे निकालेंगे? किसकी SI यूनिट? SI यूनिट हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है ना। तो उसकी जो SI यूनिट निकल कर आएगी, देखिएगा M मीन्स होता है मास। मास की जो SI यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। पावर -1 है तो हम लगा देंगे पावर -1, ठीक है ना। फिर L जो है लेंथ है, लेंथ की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर। लेंथ की जो SI यूनिट होती है मीटर। पावर -3 है तो हम पावर में लगा देंगे -3। फिर देखिएगा T क्या है? आपका टाइम है। टाइम का होता है SI यूनिट सेकंड और उसकी पावर 4 है तो हम 4 लगा देंगे। और ये एम्पियर जो है ना, ये SI यूनिट खुद अपने आप में है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है, तो स्क्वायर है तो इस पर हम लगा देंगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगी SI यूनिट या MKS पद्धति में परमिटिविटी का मात्रक बन गया ये, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत शानदार टॉपिक है जो प्रीवियस लेक्चर में छूट गया था, तो उस पर भी हम थोड़ी डिस्कस कर ले रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू थी 8.85 × 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की ये जो वैल्यू थी
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस ये वैल्यू आई कहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए हम इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर ले रहे हैं कि ये वैल्यू हमको कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो उसके लिए आपको कूलम कांस्टेंट मालूम होना चाहिए, वो भी किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी होती है, फ्री स्पेस की होती है या फिर एयर की होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है फ्री स्पेस के लिए। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है फ्री स्पेस के लिए होती है 9 इंटू 10⁻⁹। कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कूलम कांस्टेंट की यूनिट है, ठीक है ना। तो अब इसी को हम लिख देते हैं फार्मूले में 1/4πε0। ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁹। ऐसा करते हैं, हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसका हम इन्वर्स कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इन्वर्स कर दीजिए तो इधर हो जाएगा 4πε0, उधर हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये 1 ये जो 4π इधर मल्टीप्लाई हुआ है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हुआ उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, और 9 इंटू 10⁹ इसमें रहेगा, ठीक है। अब इसी को हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। तो देखिएगा 1 इंटू ये 10⁻⁹ है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻⁹, और यहाँ 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होगी इंटू 9, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरा टोटल इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हमें जो मिलेगी वो होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट क्या है इसकी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जो हम लिखे हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हम कूलम कांस्टेंट की यूनिट लिखे हैं, और यहाँ आकर के हमने इसका इन्वर्स बना दिया। क्या कर दिया, इन्वर्स। इसको मैंने ऐसे पलट दिया, तो जब इसको हम पलट देंगे यहाँ से तो यूनिट भी तो पलट जाएगी ना, वो भी इन्वर्स हो जाएगी, तो कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नीचे चला आएगा। तो इस तरह आप परमिटिविटी जो है फ्री स्पेस की, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी जो आपको लेक्चर नंबर 6 में परमिटिविटी वाले लेक्चर में मैंने मिस कर दिया था, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और उसका कवर करने के लिए हमने आज के इस लेक्चर में ये चीज़ें आपको डिस्कस किया। चलिए अब जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। तो चलिए हेडिंग बना दीजिएगा, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो चलिए समझ लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। सापेक्ष विद्युतशीलता, तो चलिए देख लेते हैं भैया ये सापेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है, ठीक है ना। उसके पहले जो हमने इस प्रीवियस लेक्चर में विद्युतशीलता के बारे में बताया, तो वहाँ उसकी डिफिनेशन क्या थी। विद्युतशीलता किसी मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम में उपस्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है भाई। तो डिक्रीज करने का मतलब क्या, घटा देता है। तो उसमें एक प्रश्न बनता है कि भैया कितना घटाएगा, कितना घटाएगा, ठीक है ना।
तो कितना घटाएगा, कितने गुना घटाएगा भैया? फोर्स को आधा कर देगा या 1/3 कर देगा या 1/4 कर देगा, कितना कर देगा? जितने गुना वो फोर्स को घटा देगा वही वैल्यू कहलाएगी रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले मैं इसको आपको फील दिला दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट चार्जेस थे, उनके बीच एयर में फोर्स लग रहा था F। कितना लग रहा था? F एयर में। फिर वही पॉइंट चार्जेस किसी मीडियम में गए और उस मीडियम में फोर्स हो गया F/81। कितना हो गया? F/81। इसका मतलब हुआ कि अब जो फोर्स है मीडियम में पहुंचने पर वो 81 टाइम्स घट गया, मतलब डिक्रीज हो गया। इतनी वैल्यू उसकी कम हो गई, घट गई, यानी इतने गुना वह घटा दिया मीडियम उस फोर्स को। तो जितने गुना घटाया है वही वैल्यू कहलाएगी रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर कोई कहता कि ये पॉइंट चार्जेस, ये पूरा सिस्टम किसी ऐसे मीडियम में गया कि उस मीडियम में पहुंचकर फोर्स 1/4 हो गया। कितना हो गया? 1/4। पहले का 1/4 हो गया, मतलब अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा था तो अब 2.5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो बताओ उस मीडियम की जिसमें उसको रखा गया या जिसमें जाने पर फोर्स 1/4 हो गया, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? तो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 होगी, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी की वही वैल्यू होती है जितने गुना फोर्स को वो डिक्रीज कर देता है। खैर ये तो कॉन्सेप्ट था समझने का, उसकी मीनिंग, उसके फील को समझने का। चलिए हम फार्मूला बेस्ड पर समझ लेते हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है ना? तो रिलेटिव परमिटिविटी को एक और नाम है इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। इसका एक और क्या नाम है? परावैद्युतांक। ठीक है ना? तो देखिएगा, जैसे हम परमिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट किए थे? एप्सिलॉन से। पर यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन आर से। आर का मतलब रिलेटिव, ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एप्सिलॉन आर से। या अगर हम उसको बोल रहे हैं कि ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से। तो दोनों वैल्यू एक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़ें हैं। चाहे आप उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए, चाहे आप उसको कहिए रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है ना? इसको हम या तो के से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है? जिस भी मीडियम की हमको रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है, ध्यान दीजिएगा, जिस भी मीडियम की हमको रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करनी है ना, उसकी परमिटिविटी मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? परमिटिविटी मालूम होनी चाहिए। और उसकी परमिटिविटी को हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? अगर मान लीजिए हमको कोई मीडियम है, उसका परमिटिविटी पता है। क्या पता है? उसकी परमिटिविटी पता है। तो उस परमिटिविटी को हम डिवाइड कर देंगे फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁸ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो उसी से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये जो फार्मूला मिलेगा, ये फार्मूला किसका बन जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी का बन जाएगा। और इसी से हम इसकी डिफिनेशन भी बना लेंगे। या एक और बढ़िया तरीका है रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने का, उसको देखिएगा। अब चूँकि जो परमिटिविटी होती है क्या करती है? फोर्स को डिक्रीज कर देती है, इतना तो हमको पता है। तो अगर कोई पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच की सेपरेशन है d, और ये चार्जेस हैं Q1 Q2, हालांकि इनकी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये फ्री स्पेस में है और ये फोर्स लगा रहे हैं F0, समझिएगा ध्यान से, अगर ये फ्री स्पेस में है या एयर में है और फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, कितना? F0। फिर उसके बाद इनको किसी मीडियम में डाल दिया गया, और मीडियम में डालने पर वही डिस्टेंस, वही चार्जेस हैं, लेकिन फोर्स हो गया है Fm। Fm का मतलब फोर्स इन मीडियम। तो मीडियम में फोर्स इतना हो गया है। तो अब
पर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, तो आप इन फोर्स से कंपैरिजन करके भी आप रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं। कैसे? रिलेटिव परमिटिविटी को हम तब डिफाइन करेंगे एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम के सापेक्ष या माध्यम की तुलना में एयर में कितना फोर्स लग रहा था, यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा ये भी रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला बनेगा। चलिए इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे अभी, फिलहाल अभी हम इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है, तो समझिएगा ध्यान से। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्ष विद्युतशीलता या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक, बहुत ढेर सारे नाम हैं पर ये सारी वैल्यू उसी की है। ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं ये जो छोटा सा फार्मूला हमको मिला ये प्राप्त कहाँ से हुआ। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए हम इसी सिस्टम को मान रहे हैं। ये एक सिस्टम है जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच की जो सेपरेशन है वो D है। ठीक है, अभी ये एयर में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? एयर में, या फिर फ्री स्पेस में है, कहीं भी मान सकते हैं आप, चाहे ये एयर में रखे हों चाहे ये फ्री स्पेस में हो। ठीक है ना, दोनों के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। याद कर लीजिएगा, इसके लिए फ्री स्पेस के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 और एयर के लिए जो होती है 1.00054 होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये मानकर चलते हैं कि एयर और फ्री स्पेस दोनों की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है सेम। ठीक है ना। अब हमको क्या बताना है, हमको इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है, या फिर हमको इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उसमें एक रिलेशन डिराइव करना है, एक फार्मूले को डिराइव करना है। तो अब देखिएगा, अगर ये एयर में है, किसमें है? एयर में। ठीक है ना, तो एयर की कंडीशन में क्या होगा, अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो एफ नॉट है और ये कूलम्स लॉ से आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि जब हम एयर में फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हमको परमिटिविटी भी एयर की रखनी होगी, और Q1 Q2 अपॉन R², ये टर्म तो रहेगा ही। नेक्स्ट, अब मीडियम में देख लेते हैं। ये जो मीडियम है, इन मीडियम तो मीडियम में क्या होगा उसको भी चलिए देख लेते हैं भाई। तो मीडियम में जो होगा उसके फोर्स को हम Fm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहीं थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ हम रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की रखे हैं, वहीं आ जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, परमिटिविटी जहाँ हम फ्री स्पेस की रखे हुए हैं वहीं हमको परमिटिविटी रखनी होगी मीडियम की, बाकी Q1 Q2 अपॉन R²। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दे रहे हैं सेकंड से। क्या कर दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो देखिएगा हमको क्या मिलेगा। ठीक है ना, तो अब इधर देख लीजिएगा क्या प्राप्त होता है हमको। इधर मिलेगा एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम। अब देखो इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस को D माने थे, चलिए R मान लेते हैं, और अपॉन यहाँ देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ एप्सिलॉन मीडियम है, देखिएगा यहाँ क्या है, एप्सिलॉन मीडियम है। अभी जो कटता हो काट दीजिए, तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, तो एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम इक्वल, देखिएगा यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, इस साइड में ऊपर यहाँ क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 1/एप्सिलॉन मीडियम बचा। अब ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन मीडियम बाई 1 हो जाएगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन
मीडियम इक्वल, देखिएगा तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया, ठीक है ना। अब थोड़ा याद करिए, ये जो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू क्या होती है, यही तो है रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो रेशियो है मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम इक्वल एप्सिलॉन आर, या फिर एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम इक्वल के, क्योंकि इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करेंगे, और या तो फिर इसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोस्त देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है। एयर में कितना फोर्स लग रहा है, फिर उसी आवेशित निकाय में जब सिस्टम में गया तो कितना फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो चलिए अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है आपका, नोट करिएगा उसको। देखिएगा, हमने कहा 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है D। कितनी है, D है। और ये अभी है फ्री स्पेस में। कहाँ है, फ्री स्पेस में, अभी किसी मीडियम में नहीं है। तो जब ये फ्री स्पेस में हैं तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो है F। समझते चलिएगा बात को। 2 पॉइंट चार्जेस हैं और वो फ्री स्पेस में है, जिनके बीच की डिस्टेंस है D, और उन चार्जेस की वैल्यू है Q1 Q2। तो जब ये फ्री स्पेस में है तो इन पर फोर्स लग रहा है F। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निकाय को उठा करके किसी ऐसे मीडियम में डाल दिया गया जहां फोर्स, अब किसी कहाँ डाल दिया गया, इसको मीडियम में डाल दिया गया। तो किसी ऐसे मीडियम में ये Q1 Q2 को उठाकर रख दिया गया कि उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, केवल मीडियम चेंज कर दिया गया। तो मीडियम चेंज कर देने से क्या हुआ कि अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है मीडियम वाला, वो हो गया पहले का 1/4। पहले का कितना हो गया, 1/4, यानी अब जो फोर्स है वो हो गया F/4। तो यहाँ पहले यहाँ जो फोर्स था वो था F, यानी मीडियम एयर में जो या फ्री स्पेस में जो फोर्स था वो था F, और मीडियम में पहुंचकर फोर्स हो गया F/4। तो कहा है कि बताइए इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ लिया है, इस मीडियम की जिसमें हमने ये इस सिस्टम को रखा और फोर्स 1/4 हो गया, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अभी डिस्कस किया था, आप डायरेक्ट बता सकते थे कि यहाँ जो फोर्स 1/4 हो रहा है तो रिलेटिव परमिटिविटी तो वही होती है जितने गुना फोर्स को डिक्रीज कर देती है। तो जितने गुना फोर्स को डिक्रीज की है वही रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। तो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, फोर्स। करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। चलिए इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे वही, F0 अपॉन F मीडियम इक्वल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है। अच्छा, नॉट का मतलब क्या, फ्री स्पेस में फोर्स, तो फ्री स्पेस में फोर्स लग रहा है F, और मीडियम में फोर्स लग रहा है कितना, F/4। तो ये हो गया K, ये F से F कट जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा K, तो K की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी आप इस फार्मूले की हेल्प से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। अब मान लीजिए पूछ लेता हमसे इसी क्वेश्चन में, कह देता कि इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, ये बताइए, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। तो अगर हमें किसी भी मीडियम की परमिटिविटी पता है, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी पता है, तो हम उसकी परमिटिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखिएगा। अभी हमने एक फार्मूला बताया, किसी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो और एयर की परमिटिविटी या फ्री स्पेस की परमिटिविटी
को डिवाइड कर देंगे तो हमको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है अगर इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दें, ये जो यहाँ बैठा हुआ है ना इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो एप्सिलॉन मीडियम का जो हमें वैल्यू मिलेगी वो बनेगी के एप्सिलॉन नॉट, है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो सभी को पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी हमने इसी लेक्चर में कैलकुलेट किया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए हम यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं। इस मीडियम की जो हम रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट किए हैं वो कितनी है 4, तो यहाँ हम इसके स्थान पर रख देंगे 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 4 में तो 5 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 का हो जाएगा 0, फिर 4 अट्ठे 32 और 2 32 2 34 का हो गया 4, फिर आपका जो कैरी बचा 3, 4 अट्ठे 32 3 कितना होगा 35, तो ये हो गया 35। और हम डेसिमल पॉइंट को 2 पॉइंट पे लगा देंगे, ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻12, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.54 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस मीडियम की यानी जिस मीडियम में ये फोर्स 1/4 हो जा रहा था उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, और उसकी जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू जो है कितनी है 3.54 इंटू 10⁻⁻12। तो ये तो रहा रिलेटिव परमिटिविटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। एक प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि रिलेटिव परमिटिविटी की क्या कोई डायमेंशन होगी, यानी क्या इसका भी कोई डायमेंशनल फार्मूला बनेगा जैसे कि परमिटिविटी का था। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, हमने क्या कहा, रिलेटिव परमिटिविटी की कोई डायमेंशन नहीं होती है, उसकी कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि उसका जो फार्मूला है ना एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन मीडियम क्या है, परमिटिविटी है, इसकी यूनिट रखेंगे, और एप्सिलॉन नॉट ये भी परमिटिविटी है, तो दोनों की यूनिट सेम टू सेम कट जाएगी, कोई यूनिट बचेगी ही नहीं। तो कोई यूनिट बचेगी नहीं, यानी ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। क्वेश्चन कुछ इसी तरह है कि एक 2 पॉइंट चार्जेस थे Q1 और Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है d है, और ये अभी कहाँ है फ्री स्पेस में, अभी ये कहाँ है फ्री स्पेस में, ठीक है ना। तो समझिएगा ध्यान से दोस्त, ये कहाँ है फ्री स्पेस में, तो इन पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है F लग रहा है। फिर उसके बाद क्या किया गया कि इनको उठाकर किसी ऐसे मीडियम में रख दिया गया जिसकी परमिटिविटी हमको नहीं मालूम, रिलेटिव परमिटिविटी भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसे मीडियम में रखा गया कि उस मीडियम में पहुंच करके जो फोर्स लग रहा है ना वो इस बार हो गया F/2। लेकिन अभी लेकिन शब्द जुड़ा है, इसमें किया क्या गया कि इनके थोड़ा सिस्टम में भी चेंजिंग लाई गई। क्या किया गया, थोड़ा सिस्टम में भी चेंजिंग लाई गई, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो आधी कर दी गई, मतलब इन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको पहले की डिस्टेंस की तुलना में कितना कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो अगर पहले की तुलना में आधा कर दिया गया तो ये Q1 ये Q2, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई Q/2, तो ये फोर्स लग रहा है कितना F/2। समझिएगा ध्यान से, यहाँ दो प्रॉब्लम हुई, एक तो उनके बीच की सेपरेशन को घटाकर आधी कर दी गई और उसको किसी दूसरे मीडियम में डाल दिया गया। ऐसा करने मतलब दोनों काम करने के बाद पता चला जो फोर्स है वो कितना हो गया है मीडियम में F/2 हो गया है। तो अब यहाँ बताइए इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, ये मीडियम है, ठीक है ना, तो इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी। तो अब यहाँ वो वाला आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हैं F0/F = K, ठीक है, यहाँ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी
क्या होती है, हमने क्या बताया, रिलेटिव परमिटिविटी वही होती है जितने गुना फोर्स को डिक्रीज कर देती है, यानी फिर उसमें कोई और डिक्रीज फोर्स को करने वाला ना हो। देखिएगा यहाँ फोर्स आधा हो रहा है, यानी 2 टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो रहा है, पर हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि इस मीडियम की परमिटिविटी 2 है। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ जो फोर्स में कमी हुई है वो केवल इस मीडियम की परमिटिविटी की वजह से नहीं हुई, बल्कि इनके बीच की जो सेपरेशन है ना, उसको आधी कर देने की वजह से फोर्स में भी कुछ परिवर्तन आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वो डायरेक्ट जो आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर इस पूरे निकाय में कोई चेंजिंग ना हो, केवल मीडियम को चेंज किया जाए, मतलब ना तो Q1 में कोई परिवर्तन हो, ना तो Q2 में कोई परिवर्तन हो, और ना ही उनके बीच की डिस्टेंस में कोई परिवर्तन हो, तभी आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जितने गुना फोर्स घटा है वो फोर्स ही, मतलब जितने गुना फोर्स घटा है वही वैल्यू क्या है, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ तो हमको कैलकुलेट करनी होगी, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमको यहाँ पूरा डिराइव करना पड़ जाएगा। तो इन फ्री स्पेस या एयर है, चाहे जो कह लीजिए, उसमें जो फोर्स लग रहा है F0, उसके लिए जो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, पर हम यहाँ R नहीं रखेंगे क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखा है D, तो हम रख देंगे D स्क्वायर। ठीक है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, फिर हम मीडियम में देख लेते हैं भाई, मीडियम में कितना फोर्स लग रहा है। तो मीडियम में जो फोर्स है उसको हम Fm से दर्शाते हैं, ये होगा 1/4πε मीडियम, क्योंकि अगर हमको मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमको मीडियम की परमिटिविटी रखनी है, और Q1 Q2 में तो कोई चेंजिंग नहीं किया गया भाई। देखिएगा Q1 वही है और Q2 भी वही है, पर इनके बीच की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसको आधा कर दिया गया है ना, उसको क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, पहले का आधा, तो ये हो जाएगा D/2 का स्क्वायर। और इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, तो Fm इक्वल 1/4πε मीडियम, ये होगा D²/4, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा, चलिए हम इस 4 को Q1 Q2 अपॉन D²/4 को यहाँ कर दे रहे हैं, और ये बन गया इक्वेशन 2। अब फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमको क्या मिलने वाला है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ होगा F0 अपॉन F मीडियम, F0 अपॉन क्या हो गया, F मीडियम, और यहाँ क्या होगा, ये 1/4πε0, 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे D², क्या होगा, D²। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू से, तो 1/4πε मीडियम इंटू 4 Q1 Q2 अपॉन D² हो जाएगा। अब जो कटता हो काट दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 1/4π से 1/4π कट जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन D² से Q1 Q2 अपॉन D² कट जाएगा। यहाँ F0 की वैल्यू कितनी है, तो वो है आपकी F, तो चलिए उसके स्थान पर हम ये वैल्यू रख दे रहे हैं F। फिर उसके बाद मीडियम में फोर्स कितना हो जा रहा है, मीडियम में फोर्स हो जा रहा है F/2, इधर क्या बचा, 1/ε0 बचा, इधर देखिएगा, और ये तो D² कट चुका है। ठीक है ना, ये D² कट चुका है, और यहाँ क्या बचा, 1/ε मीडियम, 1/ε मीडियम, और ये 4 भी बचा हुआ है, ये 4 भी आपका बचा हुआ। ठीक है। तो ये कट जाएगा F से F, और यहाँ हो जाएगा ये 2 ऊपर चलाएगा, 2 ऊपर चला गया, तो ये देखिएगा क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन ε0 इंटू 4 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 4 तो डिनोमिनेटर में जाएगा। देखिए ये फोर्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ε0 1 में चला जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, ये 4 इधर चला आएगा, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4,
इधर देखिएगा ये एप्सिलॉन मीडियम बचा और बड़ी एप्सिलॉन नॉट बचा। अब आप थोड़ा याद करिए, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, यानी यही है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। तो इधर क्या है 8 और उधर हो गया k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं, यानी इस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी थी वो कितनी थी 8। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको सब